नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रोकली की खेती के बारे में और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश चंद्र शुक्ला जी। आइए शुक्ला जी का स्वागत करते हैं। शुक्ला जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि ब्रोकली एक गोभी की प्रजाति है और जैसे फूल गोभी होती है वैसे ही ब्रोकली होती है, उसकी भी छोटे छोटे फूल के गुच्छे होते हैं। तो सर, जब किसान ब्रोकली की खेती करता है तो उसे कैसी जलवायु की आवश्यकता होगी? देखिए, ब्रोकली के लिए ठंडी और आर्द्र यानी नम, जिसमें नमी हो, वो जलवायु होनी चाहिए जी। और ख़ासकर ब्रोकली का जो फूल बनता है उसके लिए छोटे दिन यानी ठंडक वाले दिन, जैसे हमारे यहाँ नवंबर में से लेकर के और जब फरवरी तक जो हमारा पीरियड होता है, तो ये दिन बहुत अच्छे मतलब पीरियड होते हैं। गर्म दिनों में वो नहीं लग गर्म पाता में है। ये बिखर जाता है। बिखरने से इसके जो गुच्छे हैं, कलियाएं हैं, कलिकाएं हैं, ये बिखर जाती हैं। तो बिखरने से इसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है जी। पहाड़ पर क्या है कि पहाड़ पर जो इसको हम उगाते हैं तो उसमें उनको ये है कि वो ब्रोकली को उगा करके उसकी सब्जियों के तो इस्तेमाल करते ही करते हैं जी। उसके साथ साथ पहाड़ पर ही इसका बीज भी बनता है। मैदान में इसका बीज नहीं बन सकता है। मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही पहाड़ी इसकी ज़्यादातर क्षेत्रों में ये खेती बहुत होती अच्छी तरीके से उगाई जाती है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जी। और आपका जो उत्तराखंड है, इसमें बीज तैयार किया जाता है और वहीं से ये बीज प्राप्त होता है जी। तो सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर इसकी खेती की जाए तो जलवायु तो आपने बता दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही इसकी खेती हो सकती है, और साथ ही सर भूमि कैसी आवश्यकता होती है? सबसे उपयुक्त भूमि तो इसके लिए होती है सैंडी लोम, जिसे कहते हैं बलुअर दोमट। जी जी। और बलुअर दोमट में भी वो मिट्टी जिसमें जीवांश युक्त हो, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो, उर्वरक हो, जी जी। वो मिट्टी चाहिए। वैसे कर हम हर एक किस्म की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन बलुअर दोमट इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। जो हल्की ज़मीनें हैं उनमें अगर हम जीवांश की मात्रा को बढ़ा दें तो उसमें भी हम ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। लेकिन इस बात का पूर्ण ध्यान रखना जरूरी है कि उत्तम जल निकास अवश्य होना चाहिए। अच्छा, तो सर इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भूमि का चुनाव तो हमने कर लिया। अब इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उसकी तैयारी कैसे की जाए, कि कोई भी फसल लगाने से पहले भूमि की तैयारी होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी भूमि की तैयारी की जो विधि है वो विधियाँ क्या है? देखिए, चूँकि अभी मैंने बताया कि बहुत फर्टाइल ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करेंगे जी। और गहरी जुताई करने के बाद हम ये देख लेंगे कि हमारे उगाने के लिए जी। इसकी जो हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, रोपाई करेंगे, तो रोपाई करने के टाइम पर इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी है कि नहीं। अब अगर उसमें खेत में नमी नहीं है तो उसी समय हमें करना क्या है कि 500 क्विंटल से लेकर के 600 क्विंटल गोबर की खाद सड़ी हुई अथवा कंपोस्ट जी, इसको हमने डाला और उसको पूरे खेत में बिखेर दिया। जी। अब बखेरने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सिंचाई कर देंगे ताकि पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी हो जाए। अब फिर एक जुताई हम फिर उसको मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं और पाटा लगाते हैं जी। फिर हम क्या करेंगे कि देसी हल से 2 जुताइयाँ और करेंगे। अच्छा। हर जुताई के बाद पाटा लगाना आवश्यक है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। तो इस तरीके से हमारा खेत तैयार हो जाता है। तो सर, ये तो बात हो गई कि भूमि कैसे तैयार की जाए। अब इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें कौन कौन सी प्रजातियाँ होती हैं और हमें किन प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए? देखिए, 2 तरीके की प्रजातियां हैं। एक तो उन्नतशील प्रजातियां हमारी हैं जी। और एक हाइब्रिड। अच्छा। तो उन्नतशील प्रजातियों में जो है हमारा वो 9 स्टार, अच्छा, और दूसरी है कैलेवरस वाथम 29 और ग्रीन हेड, ये उन्नतशील प्रजातियों में है। उसके बाद जो हमारी संकर किस्म हैं, हाइब्रिड जिनको हम कहते हैं, उसमें पायरेट पैक में जी। और उसके बाद है कुसेर, क्लीनर, और उसके बाद आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जी। जिसको हम IRI कहते हैं और पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से प्रसिद्ध है, उसने पूसा ब्रोकली की हाइब्रिड वैरायटी पूसा ब्रोकली 1 निकाली है। जी। दूसरी एक वैरायटी और उन्होंने निकाली है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कटराई
अच्छा। ये उन्होंने निकाली है, वो है KTS9। ये KTS9 और जो पूसा ब्रोकली जो 1 है, ये सबसे अच्छी वैरायटीज हैं। और इनसे बहुत ही अच्छी उपज मिलती है और मार्केट वैल्यू भी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो सर, प्रजातियों को लगाने के बाद हम उसमें बीज का सबसे पहले चुनाव करेंगे कि कौन सी बीज हमारे लिए खेत के लिए आवश्यक होगी, कौन सी बीज अच्छी है, कौन सी नहीं है, तो हम उसका चुनाव कैसे करें? देखिए, ये तो वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है कि हमने वैरायटी का चुनाव कर लिया। मैंने बताया कि KTS9 को अगर हम चुनते हैं या पूसा ब्रोकली 1 को चुनते हैं, उसके बाद उसी का बीज जो है हम लेंगे। अब बीज जो है 1 हेक्टर के लिए हमें 300 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो सर, प्रजातियों के साथ साथ बीज दर की कितनी आवश्यकता होती है? मतलब किस हिसाब से हम बीज दर को डिसाइड करते हैं? देखिए, हम इसकी नर्सरी डालते हैं जी। तो अगर हमने 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम बीज को लेकर के उसकी नर्सरी डाली है जी, तो वो उतना ही हमारे लिए 1 हेक्टर की रुपाई के लिए पर्याप्त होगा। जी बिल्कुल। तो शुक्ला जी, आगे भी इस पर विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बीज उपचार और इसके उर्वरकों के बारे में। छोटा सा ब्रेक। अब देखिए, जो खेत हमने तैयार किया था जी, तो तैयार जो खेत किया है उसमें हम लास्ट समय पर जब हम जुताई करते हैं तो उस समय जुताई करते समय जो उर्वरकों की संस्तुति है जी, वो हम नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। जी। तो इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास है वो 100 से 120 किलो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्रोकली की खेती के बारे में। शुक्ला जी, हमने अभी ये तो जान लिया कि ब्रोकली की खेती करते वक्त हमें कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है, कौन सी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए। अब मैं साथ ही इसके साथ आपसे जानना चाहूँगी कि बीज दर तो मैंने जान लिया आपसे, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी कि बीज का उपचार कैसे किया जाए। देखिए, बीज का उपचार करना इसलिए आवश्यक है कि जो फंगस डिजीज होती हैं जिनको कहते हैं फफूंदी जनित रोग, जी, तो फफूंदी जनित रोग से बचने के लिए इसका बीज उपचार करना परम आवश्यक है। और उसके लिए करना क्या है कि कुछ रसायन आते हैं, थीरम, कैप्टान, बावास्टीन या कार्बेंडाजिम। जी। अब इसमें से किसी भी एक रसायन को आपको लेना है। अगर आपने थीरम लिया है तो 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बीज के ऊपर डालेंगे, बीज को अच्छी तरीके से चलाएंगे तो ये बीज का चला के बीज पर जब ये स्थिर हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो इस तरीके से बीज का उपचार हो जाएगा। और अगर आपको थीरम नहीं मिलता है, कैप्टान लेते हैं तो केवल 2 ग्राम लेंगे और बावास्टीन लेते हैं तो 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करेंगे। जी। तो इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि पहले नर्सरी ही हमको तैयार करना है। और जितनी अच्छी नर्सरी होगी और जितने स्वस्थ पौधे होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो है फसल में रोपाई के बाद हमें उपज मिलेगी, उपज अच्छी मिलेगी। तो नर्सरी डालने के लिए सबसे पहले जो हमने खेत तैयार किया है जी, उसमें अच्छी तरीके से हमने गोबर की खाद डाली है। और उसमें करना हमें क्या है कि हम क्यारियां बनाते हैं और क्यारियां बनाते समय बहुत पतली क्यारी हम 2 फीट चौड़ाई की और सतह से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊंची बनाते हैं, ताकि अगर इसमें कभी धोखे से पानी आ जाए तो वो पानी निकल जाए, सही से निकास हो सके, निकास उसका पानी का अच्छी तरीके से उसमें भरने न पाए पानी। जी, जी। अब हम करते क्या हैं कि जो हमने क्यारी बनाई है उसमें हम लाइन बना लेते हैं 4-5 सेंटीमीटर की, लाइन से लाइन की दूरी 4-5 सेंटीमीटर जी, और उसमें वो लाइन बना करके 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज को हम डालते चले जाते हैं और उसके बाद फिर हाथ से ऊपर से मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये बहुत परम आवश्यक है कि इसके ऊपर घास फूस डाल करके और उसके बाद फुब्बारा से हम नमी बनाने रखने के लिए सिंचाई करते हैं। जी, जैसे ही हमारा अंकुरण शुरू हो जाता है वैसे ही हम घास फूस को हटा देते हैं और उसके बाद समय समय पर इसमें अगर कोई घास है, खरपतवार कोई निकल आते हैं तो उनको, चूंकि हमने जो 2 फीट रखा है
वो सिर्फ इसलिए रखा है कि हमें उसमें घुसना ना पड़े। तो दोनों तरफ से हम बैठ करके आराम से इसमें से उसकी सफाई कर सकते हैं। तो बीज में से जो हमारा खरपतवार निकल जाएगा तो जो पौधा रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। अब ये हमारा जो है, जब हमारा 4 सप्ताह का हो जाता है, मतलब 28 दिन, 25 से लेके 28 दिन का जब हो जाता है, तो ये रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। तो सर, अब जैसे आपने कहा कि रोपाई के लिए तैयार हो जाता है, तो अब रोपाई इसकी जब करने के हम स्टेज पे आ चुके हैं, तो मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि इसकी रोपाई कैसे होती है। अब देखिए, जो खेत हमने तैयार किया था जी, तो तैयार जो खेत किया है उसमें हम लास्ट समय पर जब हम जुताई करते हैं, तो उस समय जुताई करते समय जो उर्वरकों की संस्तुति है जी, वो हम नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, जी, तो इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास है वो 100 से 120 किलो नाइट्रोजन और 40 से 45 किलो फास्फेट, जी, ये हम लेते हैं। पोटास की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जी। अब जो हमने पूरी मात्रा फास्फेट की है वो और नाइट्रोजन का आधा भाग, जी, यानी 120 किलो है तो 60 किलो हमने ले ली। ये अंतिम समय पर जब हम पाटा लगाने चलते हैं, अंतिम रूप, तो पाटा लगाने से पहले खेत में डाल देते हैं। अब हमने इसको खेत में डाल करके पाटा लगा दिया, खेत तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करनी है। तो लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 40 से लेके 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर हमको करना है। तो अब जब हम रोपाई करते हैं तो नर्सरी से हम पौधे को निकालते हैं वहाँ से, और निकालने के बाद हम 2% का बावस्टीन का घोल बना लेते हैं, और बावस्टीन का घोल बना करके उसमें हम नर्सरी को ला करके उनकी जड़ें डुबो देते हैं, और वो 1 घंटे डूबने के बाद उसमें निकाल लेते हैं, और उसके बाद लाइन से लाइन और जो पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन की है उस पर इसकी रोपाई कर देते हैं, और रोपाई करने के बाद तुरंत सिंचाई कर देते हैं ताकि जड़ें मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाए। जी, तो इसके साथ ही मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि हमने रोपाई तो कर ली, अब रोपाई करने के साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारा पौधा निकलता है तो उसको पोषण की ज़रूरत तो होती ही है, तो उसके पोषण के लिए उसमें कैसे खाद का इस्तेमाल किया जाए, कैसे उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसा मैं अभी बता भी चुका हूँ जी, भूमि की तैयारी में मैंने बताया था कि 500 से क्विंटल से लेकर के 600 क्विंटल गोबर या उसकी खाद खेत की तैयारी में डाल दी। अंतिम समय की तैयारी में भी मैंने बता दिया कि 120 किलो नाइट्रोजन और 40 से 45 किलो फास्फेट। तो कुल मात्रा मैंने बताई है फास्फेट की, और आधी मात्रा, और आधा मैंने बचा लिया था। जी, जो आधा मैंने बचाया है उसको क्या करना है कि जब रोपाई कर देते हैं तो रोपाई करने के बाद 15 दिन के अंतराल पर, फिर 25 दिन के अंतराल पर, और फिर 45 दिन के अंतराल पर हम जो है इसको टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं, इसमें छिड़क देते हैं। हर टॉप ड्रेसिंग के बाद ये आवश्यक है कि टॉप ड्रेसिंग करें तो सिंचाई जरूर करें। जी बिल्कुल। तो शुक्ला जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कोई किसान फसल लगाता है तो फसल तो उसकी आती ही है, उगती ही है, उसके साथ साथ कुछ अनावश्यक चीज़ें भी उग जाती हैं जिसको हम खरपतवार कहते हैं, जो हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, तो उससे निवारण कैसे पाया जाए? देखिए, स्वाभाविक है कि जो खाना मान लिया हमारा रसोई में रखा हुआ है, हमारे लिए खाने के लिए 4 रोटी रखी हैं, और कोई दूसरा अगर आ जाएगा उसमें से अगर वो ले लेगा तो स्वाभाविक हम भूखे रहेंगे। तो ऐसे ही पौधे की प्रवृत्ति भी है। तो जो हमने पौधे के लिए पोषक तत्व दिए हैं तो वो उसी को मिलने चाहिए। तो अगर उसमें कोई अनावश्यक पौधे और जम जाते हैं तो उनको तुरंत निकालना है। तो क्या करते हैं कि जो 15 दिन पे पहले जो हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसी समय खुरपी से जितने खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और निकालने के बाद टॉप ड्रेसिंग करके सिंचाई कर देते हैं। अब इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो पहली 15 दिन पे हमने किया उसके बाद फिर हम दूसरी जो हम निकाई गुड़ाई करेंगे वो 45 दिन पर करेंगे, तो उस समय जो है थोड़ी मिट्टी भी चढ़ा दें। जी, तो आपसे और भी जानेंगे इस पर विस्तार से, लेकिन फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोस्तों आपको बताएंगे कि ब्रोकली में कौन कौन से कीट लगते हैं, कैसे रोग होते हैं और उनका उपचार कैसे किया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक। तो ये भी बता दीजिए कि इसकी कटाई का समय क्या होता है? देखिए, कटाई का समय इसमें सबसे बढ़िया है कि कली जैसे ही बनना शुरू हो जाए तो कली खिलने ना पाए उससे पहले इसको तोड़ लीजिए। अच्छा। क्योंकि अगर ये खिल जाएगा तो ये पत्तियां इसकी पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी,
तो ना तो उसमें वो सुंदरता नहीं रहेगी और मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी। जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्रोकली की खेती के बारे में। शुक्ला जी, आपने अभी सारी विधियां बता दी कि ब्रोकली की खेती कैसे की जाती है। अब मैं आपसे जानूंगी कि जब खेती कर देता है कोई किसान, जब फसल लगा देता है, उसके बाद उसकी फसल खड़ी जब हो जाती है तो उसमें कई प्रकार के कीट भी लग जाते हैं, रोग भी हो जाते हैं फसल को। तो उन रोगों से, उन कीटों से कैसे कोई किसान बच सकता है, अपनी फसल को बचा सकता है? सबसे जरूरी होता है जी। कि जब हमारा पौधा बढ़वार पर होता है जी। और बढ़वार के बाद जब फसल वाला अगर फली वाला है जी। तो फूल, जैसे ही फूल आने की बात होती है उसी समय से हमको रोजाना वॉच आउट करना चाहिए। जी। और उसमें कौन सा रोग लग रहा है, कौन सा कीट लग रहा है, उसी समय तुरंत जरा से जैसे ही सिम्टम्स, जरा भी लक्षण दिखाई दें, तुरंत इसका उपचार करना चाहिए, अन्यथा सारी की हुई मेहनत खराब हो जाती है। तो जो इसमें बीमारी लगती है जी। ये बीमारी जो मैंने जैसे बताया था कि फफूंदी से उत्पन्न होती है, जिसके लिए बीज उपचार पहले से हमने किया है। अब अगर उपचार करने के बाद भी अगर ये बीमारी आ जाती है तो ये बीमारी है पौधगलन या तनागलन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। और होता क्या है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर हमने बीज उपचार नहीं किया है तो बीज अंकुरित ही नहीं होता है। जैसे ही नीचे से बीज अंकुरित होने की प्रक्रिया में आता है वैसे ही फफूंदी उसे तुरंत वही नष्ट कर देती है। तो बढ़ ही नहीं पाता। हाँ, बढ़ ही नहीं पाता। तो बीज उपचार करना आवश्यक, नंबर 1। अब उसके बाद हमने बीज उपचार करने के बाद भी जब हमने रोपाई की है तो कहीं सिम्टम्स रह गए हैं कहीं, तो उससे फिर हमें ये पौधगलन या तनागलन की बीमारी का लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे में हमको करना क्या है कि हम कई दवाइयां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे बावस्टीन है। तो बावस्टीन को हम क्या करते हैं कि 1 किलोग्राम ले लेते हैं। अगर बावस्टीन नहीं मिलती है तो डाइथेनियम 45 को हम लेते हैं 2.5 किलोग्राम। डाइथेन जेड, तीसरी दवा है डाइथेन जेड, ये भी 2.5 किलोग्राम हम लेते हैं। और इनको करते क्या है, इनमें से एक दवा हम ले लेते हैं और एक दवा लेकर के 1000 लीटर पानी में घोल करके और उस फसल पर जो है उसका मिश्रण लगा छिड़काव कर देते हैं। तो ऐसा अगर हम इसका छिड़काव करेंगे तो हम पौधगलन और तनागलन, इसको हम डैम्पिंग ऑफ रोग भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, इसको कई नाम से बुलाया जाता है। डैम्पिंग ऑफ रोग कहते हैं, तब भी इसका मतलब ये है कि ये पौधगलन और तनागलन की बीमारी को हम का दूसरा पर्यायवाची नाम है। तो इस तरीके से हम इससे निजात पा सकते हैं। एक काम और इसमें करना चाहिए कि जब हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो हम फार्मल्डिहाइड, एक रसायन आता है, फार्मल्डिहाइड का घोल बनाते हैं और 175 मिलीलीटर फार्मल्डिहाइड लेकर के 2.5 लीटर पानी में घोल लेते हैं। और ये जो इतना हमारा जो सॉल्यूशन है वो 20 वर्ग मीटर स्पेस के लिए होता है। अच्छा। तो नर्सरी की ज़्यादा स्पेस तो होता नहीं हमारा, थोड़े जगह में पड़ जाती है। तो इस तरीके से अगर हम उपचार कर लेते हैं तो जो हमारी भूमि में, एक तो बीज में भी फंगस का डर रहता है तो उसका उपचार कर लिया हमने, तो भूमि उपचार करना भी आवश्यक है। तो ये फार्मल्डिहाइड से हम इसका उपचार कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पौधगलन और तनागलन का रोग नहीं होगा। उसके बाद आता है दूसरा एक रोग है, वो भी बहुत भयंकर रोग है, वो है जीवाणु काला सड़न। अच्छा। जिसको कहते हैं ब्लैक राट। अच्छा। और इसमें होता क्या है कि ये भी बीज जनित रोग है। और इसमें ये बीजाणु जैसे ही बीज उत्पन्न होता है वैसे ही जो है उसमें वायरस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो करते क्या है कि बीज को पहले 10% हम ब्लीचिंग पाउडर ले लेते हैं और ब्लीचिंग पाउडर से उपचारित करते हैं। अच्छा। जहाँ हमने थीरम से उपचारित किया है वहाँ 10% ब्लीचिंग पाउडर से भी हम इसको उपचारित कर लें। और अगर हम ब्लीचिंग पाउडर से नहीं करते हैं तो प्लांटोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन 100 ppm। अब 100 ppm किसान समझ नहीं पाता है, इसलिए 1 ग्राम दवा को अगर हम 10 लीटर पानी में घोल देते हैं, मिला देते हैं, तो हमारा 100 ppm का सॉल्यूशन यानी घोल तैयार हो जाता है।
और इस घोल को बनाकर बीज को, सारा बीज जो है इसमें डुबो देते हैं। अच्छा, डाल दिया इसमें, और डालने के बाद फिर थोड़ी देर इसमें पड़ा रहता है। पड़ा रहने के बाद फिर हम निकाल लेते हैं और छाया में डाल दिया तो उसका पानी समाप्त हो जाता है, तब हम उसकी नर्सरी डालते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो हमारी बीमारी हैं दोनों, इन बीमारियों से हम निजात पा। अब बात आती है लगने वाले कीटों की। तो कीटों में सबसे बहुत जरूरी है सूड़ी। आपने देखा होगा फूल गोभी की जो हम खाते हैं तो उसकी कली तोड़ते हैं तो भीतर आपको सूड़ी दिखाई देती है। इसी तरीके से ब्रोकली में भी ये जो कलियां होती हैं, इन कलियों के बीच में सूड़ी चली जाती है और वो कलियों को काट करके भीतर अंदर काटती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी डाउन हो जाती है और वो खाने लायक भी नहीं रहती है। और इसको हम, जहाँ ये सूड़ी है, इसको हम हर एक पृष्ठ पतंगा भी कहते हैं। अच्छा। और इसका जो है उपचार जो है, उस उपचार में जो है एक दवा आती है एल्सान। अच्छा। 5% की एल्सान को लेकर के 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोली जाएगी जी। अब जैसे जैसे आपका क्षेत्रफल बढ़ जाता है उसी हिसाब से दवा बढ़ा लीजिए और पानी भी बढ़ा लीजिए। अगर एल्सान नहीं मिलती है तो मैलाथियान, और मैलाथियान को जो है 5% का सॉल्यूशन, यानी 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको भी लेकर के और इसका हम घोल बना लेते हैं और घोल बना करके छिड़काव करते हैं, तो ये हमारा निजात हमको मिल जाती है जी। और साथ ही सर आप मुझे चलते चलते ये भी बता दीजिए कि इसके कटाई का समय क्या होता है। देखिए, कटाई का समय इसमें सबसे बढ़िया है कि कली जैसे ही बनना शुरू हो जाए तो कली खिलने ना पाए, उससे पहले इसको तोड़ लीजिए। अच्छा। क्योंकि अगर ये खिल जाएगा तो ये पत्तियां इसकी पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी, तो ना तो उसमें वो सुंदरता नहीं रहेगी और मार्केट वैल्यू इसकी डाउन हो जाएगी जी। तो कटाई तो हमने जान ली सर, इसके साथ मैं जानना चाहूँगी कि इसकी उपज कैसी होती है। अगर आपने उन्नतशील वैरायटी का चयन किया है, अच्छी वैरायटी का चयन किया है, तो 120 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल तक पैदावार इससे मिल जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो किसान के लिए यही है कि जब वो फसल लगाए तो उसकी उपज अच्छी होनी चाहिए। जी सर, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि ब्रोकली की खेती कैसे की जाती है और उसकी खेती के लिए क्या क्या आवश्यक बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।